हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कैंटिलीवर बीम के तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया था। हमने पॉइंट लोड भी डिस्कस कर लिया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी डिस्कस कर लिया था और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी डिस्कस कर लिया था। और तीनों ही लोडिंग कंडीशंस में हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं, राइट। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी हम इस तरह से तीन केस देखेंगे। पहले हम देखेंगे पॉइंट लोड, फिर देखेंगे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और फिर लास्ट में हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। तो बच्चों, ध्यान रखना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते वक्त आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। तो बच्चों, आपको जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लेक्चर्स हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और उनकी घर में जाके, रूम पे जाके प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाओगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपको, ठीक है। और बाकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, बस एक कॉन्सेप्ट चलता है, उसी को हम फॉलो करते चले जाते हैं, उसी से हमारा काम बन जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। देखेंगे वन बाय वन, हेडिंग डालेंगे, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ simply supported beam when it is subjected to point load at its मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे लग रहा है क्या? पॉइंट लोड। डायग्राम किसका बनाना है? सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस अबाउट द सिंपली सपोर्टेड बीम, देयर आर टू सपोर्ट्स एट दी फ्री एंड। फ्री एंड तो इसमें कुछ होता ही नहीं, दोनों एंड ही क्या होते हैं? दोनों एंड ही क्या होता है? सपोर्टेड एंड होता है, फिक्स्ड एंड तो कहेंगे नहीं हम, राइट। तो दोनों सपोर्ट हिंज भी हो सकती है, एक हिंज एक रोलर भी हो सकता है। अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा कॉम्बिनेशन होता है एक हिंज और एक रोलर सपोर्ट। तो देखते हैं, बनाते हैं। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ, राइट, जिसकी एक सपोर्ट जो है वो क्या है? हिंज है, लेट अस पॉइंट ई। और जो दूसरी सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट है। ये हमने कहा ये हमारी रोलर सपोर्ट है, ठीक है। और बीम के मिड पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, मैंने माना P। यूनिट कितनी है इसकी? न्यूटन, ठीक है। अब देखो, हिंज पे कितनी सपोर्ट हो सकती हैं? दो। मोमेंट होता नहीं, हिंज पे मोमेंट होता नहीं, रोलर पे मोमेंट होता नहीं, तो यहाँ तो मोमेंट होगा नहीं। तो ये पॉइंट अगर मेरा B है तो यहाँ एक तो रिएक्शन होगी RB, और अगर ये पॉइंट मेरा A है तो यहाँ रिएक्शन होगी RA, ठीक है बच्चों। तो अब समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है नहीं, तो जो रिएक्शन होगी RA हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो है 0। ऐसे ही जो रिएक्शन होगी RB हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो है 0। तो मैं इसको शो ही नहीं करता हूँ, मैं दिखाता ही नहीं हूँ इसे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो बीम की लेंथ है वो कितनी है? वो है स्मॉल l, जिसकी यूनिट क्या होगी? इसे mm में भी लेते हैं, इसे मीटर में भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है बच्चों। और जहाँ पॉइंट मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं।
देखो ठीक है। तो वही बात जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की है, क्या कि अननोन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम। अब इक्विवेलेंट डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, यहीं देखेंगे जो देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा नहीं तो इसे तो हम रब कर देते हैं, ये तो है नहीं। ऐसे ही हमारा ये भी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम ये है जिसमें मिड पॉइंट पे आपका लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड। अब मैंने क्या कहा कि मोमेंट एट ए पॉइंट पे होगा, नहीं, तो मोमेंट एट ए पे क्या होना चाहिए, 0। ऐसे ही मोमेंट एट बी पे क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि रोलर और हिंज सपोर्ट पे मोमेंट क्रिएट नहीं होता है। तो ए और बी पॉइंट पे मोमेंट हो गया 0, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये देखो कि अब मुझे मालूम है कि मुझे सिर्फ अब 2 ही अननोन निकालने हैं, एक आर ए और एक आर बी, क्योंकि मोमेंट तो है नहीं इस सपोर्ट पे। तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, हम एक सेक्शन ले लेते हैं बीम से, ठीक है। बीम पे एक सेक्शन लेके राइट हैंड साइड से, और यहाँ से हमें पूरा बीम कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब निकाल लेते हैं अननोन। देखो ए पॉइंट पे देखो, हम पहले लिखेंगे फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बताएगी, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। पहले ये लगाएंगे। सेक्शन के राइट साइड में मुझे कितने फोर्स दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। पी जो है ऊपर से लगा हुआ है तो पॉजिटिव, आर ए नीचे से लगा हुआ है, आर बी भी नीचे से लगा हुआ है, तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर बी की वैल्यू पी। एक इक्वेशन आ गई, हमने माना इक्वेशन 1, ठीक है, हमने माना ये हमारी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0। जेड का मतलब कौन सा, एक्स वाई प्लेन। तो अब हम देखो मोमेंट ए के अबाउट 0 कर दें। अगर हम मोमेंट ए के अबाउट 0 करें, हम एक्स वाई प्लेन का मोमेंट लेना चाहते हैं ए के अबाउट, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट लेंगे। देखो जब ए के अबाउट लेंगे, जो पी है वो कहाँ लग रहा है, मिड पॉइंट पे, तो ये तो हो जाएगा L/2, ठीक है। और आर बी कितने पे लगा हुआ है, L पे। तो अब देखो ए के अबाउट ले रहे हैं तो आर बी ऊपर की तरफ मूवमेंट क्रिएट करेगा। ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं स्टूडेंट्स, आर बी जो है वो ऊपर की तरफ क्रिएट करेगा यानी कि सैगिंग, और पी जो है वो नीचे की तरफ क्रिएट करेगा यानी कि हॉगिंग। यानी कि माइनस के पी इंटू L/2। ए से कितनी दूरी पे बैठा है पी, L/2 पे, और माइनस इसलिए क्योंकि हॉगिंग, प्लस आर बी इंटू एल, प्लस इसलिए क्योंकि वो सैगिंग था, ये होना चाहिए 0, ठीक। तो यहां से हम आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से आर बी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू है P इंटू L/2। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बी कितना आया, P/2। पहली बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, मुझे पता है इक्वेशन 1 क्या है मेरी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी।
तो यहाँ से आर बी की वैल्यू क्या है, p/2। तो आर ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, p/2। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर कोई लोड लगा हुआ है P और उस लोड के अलावा उस पूरे बीम में और कोई लोड नहीं है, तो ये लोड आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। यानी कि आर बी कितना आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा p/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात। और आर ए कितना हो जाएगा, ये भी p/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, p/2। अब थोड़ा समझना जो मैं कहूँ, अगर ये P R के ज़्यादा पास होता तो ज़्यादा इफेक्ट R पे रहता। ठीक है, अगर ये P R के ज़्यादा पास होता, इस पॉइंट को थोड़ा समझना। इस केस में तो जब मिड पॉइंट पे लगाया तब तो आधी आधी हो गई। मान लो मैं ये कहता कि ये जो P है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। मान लो कि P यहाँ होता और मैं कहता ये मेरी L/3 है और ये मेरी 2L/3 है, तब मेरा RA कितना आता। अब देखो बच्चों, इस केस में मैं डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, चूंकि P RA के ज़्यादा पास है इसीलिए RA पे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। इनमें रेशो कितना है, 1:2 का रेशो है ना ये, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2P/3 और ये वैल्यू हो जाएगी p/3। आर बी पे कम इफेक्ट रहेगा, आर ए पे ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो 2:1 का रेशो आ रहा था ना, 1:2 का, तो जिसकी कम लेंथ होगी उस पे रिएक्शन ज्यादा आएगी p के टर्म्स में, क्योंकि वो p पास में है। तो मैंने देखा अच्छा ये 2:3 का, तो यानी कि 2 गुना इस पे रिएक्शन रहेगी और 1 गुना इस पे रिएक्शन रहेगी। तो डायरेक्टली वी कैन राइट दीज रिएक्शन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, भी क्या है इसमें सिर्फ दिमाग लगाना कि P जो है आर ए के ज़्यादा पास होगा, इसलिए आर ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, आर बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और कितनी होगी, जो रेशो इन डिस्टेंस में होगा वही रेशो इन रिएक्शंस में होगा। बस रिएक्शन आर ए अपॉन आर बी कितना आ रहा है, 2:1, सिंपल। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी क्या थी, मिड पॉइंट वाली थी। प्रॉब्लम हमारी क्या थी, प्रॉब्लम हमारी मिड पॉइंट वाली थी। ये हमारी L है, हमारा मिड पॉइंट पे लगा था P, ये मेरी L/2 थी। ठीक हो गई बात, इतना काम खत्म हो गया। इसको रब कर देंगे। नंबर ऑफ अननोन्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नंबर ऑफ अननोन्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, इस केस में आर ए कितना आ जाएगा, आधे आधे पे लिखा है 1:1 यानी कि p/2। आर बी कितना होगा, ये भी हो जाएगा p/2। ठीक है बच्चों, अब स्टेप शुरू करेंगे। अब इसको भूल जाओ। अब यहाँ कितने पॉइंट हैं देखो, यहाँ हमारे कितने पॉइंट हैं, ये पॉइंट मेरा C है, पॉइंट क्या है, C है। देखो अब यहाँ पॉइंट है 3, 1 2 और 3, तो 3 पॉइंट है तो सेक्शन कितने बनेंगे, 2। 3 पॉइंट है तो सेक्शन कितने बनेंगे, 2। ठीक है, सेक्शन बनेंगे 2। तो सबसे पहले हम लेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो पहले B और C के बीच में हम एक सेक्शन लेंगे। सेक्शन के राइट साइड से लेना है हमेशा सेक्शन, हमेशा हमने माना कि x डिस्टेंस से हमने एक सेक्शन लिया। अब सेक्शन के राइट साइड में मुझे फोर्स कितने दिख रहे हैं, 1, वो है ये, और नीचे से लग रहा है तो नेगेटिव, यानी कि मैं कहूँगा कि शेयर फोर्स एट सेक्शन x1, इसको हमने माना x1।
वो है माइनस के आर बी, माइनस के आर बी। समझ में आ रही है बात बच्चों? और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी बी टू सी। इसकी रेंज होगी बी टू सी। बी पे एक्स की वैल्यू क्या है? 0। सी पे एक्स की वैल्यू क्या है? L/2। तो वही अब काम करना है सेम। पहले अगर कुछ था नहीं तो शेयर फोर्स एट बी पे कितना था? 0। पहले ये है नहीं तो कितना है? 0। अब कितना हो गया? इतना। तो शेयर फोर्स एट बी पे कितना था? पहले 0, फिर कितना हुआ? माइनस का आर बी, यानी कि शेयर फोर्स एट बी हो गया माइनस का आर बी, इसका मतलब माइनस के P/2। ठीक है, पहुंच गए। बी को हमने 2 बार देख लिया। ठीक है, अब सी पे आ गए हम। तो शेयर फोर्स एट सी कितना होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? L/2। लेकिन क्या ये लेंथ के टर्म में है? नहीं। तो ये भी हो जाएगी माइनस आर बी, क्योंकि सी इसमें भी आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा माइनस के P/2। अभी सी को एक ही बार देखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस सेक्शन हटा देंगे, इस सेक्शन को हटाएंगे, दूसरा सेक्शन लेंगे। कहाँ? यहाँ पे। सेक्शन हमेशा राइट हैंड साइड से होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी अब ये हो जाएगी एक्स मेरी। x1 का तो कोई रोल ही नहीं है। और सेक्शन कौन सा है? x2। अब शेयर फोर्स एट सेक्शन x2 क्या होगा? सेक्शन के राइट साइड में मुझे 2 फोर्स दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। आर बी नीचे से लग रहा है, P ऊपर से लग रहा है, तो ये हो जाएगा P माइनस आर बी। क्लियर है? इसकी रेंज कितनी होगी? C टू A। C पे x की वैल्यू कितनी? L/2। A पे x की वैल्यू कितनी? L। ठीक है, करेंगे कैलकुलेट। करते हैं कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स जो होगा बच्चों एट पॉइंट सी पे क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी होगी? L/2। तो क्या यहाँ L है ही नहीं, तो ये सीधे हो जाएगा P माइनस आर बी और P माइनस P/2, और ये वैल्यू हो जाएगी P/2। पॉजिटिव आ गया। अब बच्चों लॉजिक समझाऊंगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे बनने शुरू होंगे। अब पहुंच गए पॉइंट ए पे, एक्स की वैल्यू L है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेंथ के टर्म में तो है नहीं, ये होगा आर बी, तो ये भी हो जाएगा P/2। पर ए तो एक बार ही कंसिडर हुआ ना, दूसरी बार कंसिडर करना है, तो ये बाबा बैठे हैं आर ए। तो फाइनली जो शेयर फोर्स होगा एट पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा? ये P/2 तो हमारा बचा था, और ये लगे हुए हैं कहाँ? नीचे से। तो जब नीचे से लगे हैं तो माइनस आर ए, तो ये हो जाएगा P/2 माइनस P/2, दैट इज 0। तो दोनों पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया। समझ में आ रही है बात? ठीक हो गई बात। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो शेयर फोर्स निकाला है, क्या निकाला है? शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पहले कितना था? 0। फिर कितना आया बाद में? बी पे कितना आया? माइनस के आर बी, जिसे हमने कहा माइनस के P/2। फिर शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पे कितना आया बच्चों? शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पे आया माइनस के P/2। और जब सेकेंड टाइम इसको कंसीडर किया गया तब शेयर फोर्स आया पॉजिटिव के P/2। ऐसे ही शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे कितना था फर्स्ट टाइम पे? पॉजिटिव के P/2। और लास्ट में जो शेयर फोर्स आएगा एट पॉइंट ए पे हो जाएगा P/2 माइनस P/2 = 0।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का ये था कि शेयर फोर्स हमेशा जीरो से शुरू होगा और जीरो पे ही ख़त्म होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाला। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमने ज़रूर मिस्टेक की है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, कैसा होगा देखो। पॉइंट लोड के केस में कैसा रहता है शेयर फोर्स, कांस्टेंट 0 डिग्री का। ये मेरी जीरो लाइन हो गई। पॉइंट बी पे पहले कितना था 0, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हमें बनाना है। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पे कितना था, यहाँ था आर ए, यहाँ था आर बी, लेंथ एल है, ये मेरा मिड पॉइंट है। पॉइंट पी पे पहले कितना था बच्चों 0, फिर कितना था माइनस के p/2, माइनस के p/2 कहाँ तक आया नीचे तक, ये माइनस डायरेक्शन में। अब बी और सी के बीच में कांस्टेंट है, सी तक कितना है, फिर माइनस p/2 पहली बारी में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी एक, और फिर सी पे सडनली इंक्रीज कर जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव का p भी लग रहा है, तो सी पे कितना आ जाएगा पॉजिटिव के p/2, ये पहुंचा यहाँ पे। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस हो रहा है कि शेयर फोर्स जो है अपना साइन चेंज कर रहा है, शेयर फोर्स जो है अपना साइन चेंज कर रहा है, और फिर ये पॉजिटिव के p/2 ए तक जाएगा कंटिन्यूस, तो ये गया ए तक यहाँ पे ऐसे, और फिर फाइनली पॉइंट ए पे 0 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव शेयर फोर्स हुआ, ये नेगेटिव शेयर फोर्स हुआ, ये भी p/2 है और ये भी p/2 है। ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। उसके लिए मुझे इसको पूरा रब करना पड़ेगा और फिर दोबारा से बेंडिंग मोमेंट के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जगह बची नहीं है। ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये मेरी सपोर्ट हिंज है, ये मेरी रोलर सपोर्ट है, इस पे रिएक्शन मेरी थी आर बी, कितनी p/2, इस पे रिएक्शन थी आर है, ये भी थी p/2, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, वहीं पे हमने पी पॉइंट पे हमने फोर्स लगा दिया मिड पॉइंट पे, ये l/2 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल l। अब देखो बच्चों, शेयर फोर्स डायग्राम हमने बनाया था अभी। शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बना था, शेयर फोर्स डायग्राम बना था कुछ ऐसा। ये मेरा -p/2 था, कंटिन्यू गया है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बना। ये मेरा नेगेटिव शेयर फोर्स था, ये मेरा पॉजिटिव शेयर फोर्स था, ये भी था p/2, ये भी था p/2। ठीक है, ठीक हो गई बात, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए फिर से हमें वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। पॉइंट हमारे पास 3 है तो 2 सेक्शन लेने पड़ेंगे। पहला सेक्शन हमने लिया कहाँ से, राइट हैंड साइड से,
इस पॉइंट पे कितना मोमेंट होगा, इस पॉइंट पे राइट में देखो, लेफ्ट में भूल जाओ, सिर्फ राइट में देखो, एक आर भी लग रहा है जो सैगिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। कितना देखो, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 पे, ये मेरा क्या है सेक्शन 1 कितना होगा, सैगिंग मोमेंट क्रिएट करेगा तो पॉजिटिव कितना आर बी इंटू एक्स, आर बी इंटू एक्स, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये होगा हमारा आर बी एक्स, और इसकी रेंज जो होगी वो होगी बी टू सी, रेंज जो होगी बी टू सी, बी पे एक्स की वैल्यू होगी 0, सी पे एक्स की वैल्यू होगी L/2, राइट। ठीक है, सबसे पहले वही प्रोसीजर क्या कि हम ये मान के चलेंगे कि पहले कुछ है ही नहीं, पहले जब फोर्स ही नहीं था तो मोमेंट क्या क्रिएट हुआ, कुछ भी नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट जब कुछ नहीं था एट पॉइंट बी पे कितना था 0, और जब कुछ था तो कितना था, वो इतना था, और जब मैं x की वैल्यू दोबारा इसमें 0 पुट करूँगा तब भी मेरा मोमेंट क्या आएगा 0, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी अगेन विल बी 0। समझ में आ गई बात, ये फिर भी 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आएगा, यही इक्वेशन वैलिड करेगी, कितना आर बी इंटू L/2, आर बी कितना है, आर बी है मेरा P/2, तो ये हो गया P/2, ये कितना है L/2, तो ये हो जाएगा PL/4। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, PL/4। अच्छा ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब सेक्शन क्या लिया जाएगा, दूसरा, इस सेक्शन की कहानी खत्म हो गई, अब सेक्शन यहाँ लिया जाएगा। डिस्टेंस उतनी ही होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी x, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये होगी x, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L, कितनी हो जाएगी बताओ, x माइनस L/2, क्यों, क्योंकि ये कितनी है L/2, तो ये टोटल पूरी x है, ये कितनी है L/2, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस L/2। ठीक हो गई बात, दो फोर्स मिल रहा है मुझे, एक P और एक RB, RB नीचे से लग रहा है तो सैगिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, P ऊपर से लग रहा है तो हॉगिंग, तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2, दूसरा सेक्शन जो हमने लिया वो सेक्शन दूसरा है, cos 2, ठीक है, क्या होगा, होगा RB इंटू कितना x, ये कितना है, ये पूरा x है, और माइनस P इंटू x माइनस L/2, ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट तक लेते हैं, याद रखना हमेशा मोमेंट, एक इसका आएगा इस डिस्टेंस का, जो ये डिस्टेंस है, और एक इसका आएगा टोटल डिस्टेंस है जो x, इसका वैलिडेशन C to A, C पे x की वैल्यू L/2, A पे x की वैल्यू L, समझ में आ रही है बात, C पे x की वैल्यू L/2, A पे x की वैल्यू L पुट करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट जो है एट पॉइंट C कितना आएगा, x की वैल्यू L/2 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा RB इंटू L/2, RB है P/2, ये हो जाएगा 4, जो पहले आया था वही अब है, और बेंडिंग मोमेंट एट A पे कितना आएगा बच्चों, बेंडिंग मोमेंट एट A पे कितनी वैल्यू है L, तो यहाँ L पुट करोगे तो
आर बी इंटू एल माइनस पी इंटू एल बाई टू हो जाएगा। एल माइनस एल बाई टू कितना होगा, एल बाई टू। आर बी कितना है, पी बाई टू, पी बाई टू इंटू एल माइनस पी बाई टू इंटू एल, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 0। यानी कि ये पॉइंट में हमारा मोमेंट क्या आएगा, 0। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट को कंसिडर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 ही आना है, वो तो ऑलरेडी 0 आएगा। पहली बारी में अगर 0 मिल गया हमें किसी फाइनल पॉइंट पर, इसका मतलब डायग्राम क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर आगे दूसरे पॉइंट, अब ए को दोबारा कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 माइनस 0 क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? इस कैलकुलेशन को दोबारा से देख लेना ध्यान से। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आती बच्चों को, ठीक है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो जिंदगी में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कभी मार नहीं खाओगे, और इससे आसान टॉपिक फिर कुछ होता नहीं। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है एट पॉइंट बी पे कितना था, पहले 0, बाद में कितना आया था, 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे कितना आया, पी एल बाय 4, बाद में भी कितना आया, पी एल बाय 4। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे कितना था, 0। इसका हमने वो वाला पॉइंट कंसिडर नहीं किया, उसको भी आप लिख सकते हो 0 माइनस 0 कितना रहेगा, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोमेंट तो है ही नहीं ए पे। अच्छा, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, मुझे मालूम है क्या, मैं जानता हूं कि जो पॉइंट लोड होता है उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कैसा रहता है, लीनियर। कैसा रहेगा, लीनियर। लीनियर क्या होती है, एक लाइन, कौन सी लाइन, जिसकी स्लोप कितनी हो, जिसकी स्लोप कितनी हो 45 डिग्री, उसे हम कहते हैं लीनियर लाइन। जिसकी स्लोप कितनी हो 45 डिग्री, समझ में आ गई बात? तो यानी कि 45 डिग्री की लाइन बनेगी। अच्छा देखो, अब तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली एक लाइन बनेगी, कौन सी, लीनियर लाइन। देखते हैं, ऐसा मान लो बच्चों ये मेरी 0 लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा बी पॉइंट है और ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है। बी पे कितना है 0, बाद में भी कितना है 0। सी पे कितना है, ये सी पॉइंट है, सी पे है मेरा पी एल अपॉन 4, दोनों बार। तो दोनों बार है तो पॉइंट तो वहीं रहेगा। तो कैसी बनेगी लाइन, ऐसी बनेगी लाइन। और यहाँ से कैसी बनेगी, यहाँ से ऐसी बनेगी, क्योंकि फिर ए पे क्या हो जा रहा है 0। तो बना एक ट्रायंगल। स्लोप कितनी होगी इसकी 45 डिग्री, इसकी भी कितनी होगी 45 डिग्री। तो जब ये 45 ये 45 तो ये कितना होगा 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात बच्चों, ये कितना होगा 90 डिग्री। किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, उस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिस किसी भी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होंगे उसकी ये भुजा भी बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक एंगल 90 डिग्री भी है, तो ये बेसिकली राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस माने समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस, आइसो माने समान, सेलेस माने भुजाएं, ठीक है।
क्लियर हो रही बात। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंपली सपोर्टेड के केस में जब पॉइंट लोड होता है तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान रखेंगे बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। अच्छा, यहां पर देखा हमने कि जिस पॉइंट पे लोड होता है, जिस पॉइंट पे लोड होता है शेयर फोर्स अपना साइन वहीं चेंज कर रहा है। ये माइनस था ना, ये माइनस के p/2 था और ये माइनस से फिर प्लस में p/2 एंटर किया, यानी कि शेयर फोर्स जो साइन चेंज किया वो यहां किया। तो जहां शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया, वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया और उसकी वैल्यू कितनी है, PL/4। कितनी है, PL/4। तो ये बातें नोट करने वाली है इसमें। पहला नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें, व्हाट विल बी दी फर्स्ट नोट पॉइंट, क्या होगा। सबसे पहला नोट पॉइंट लिखेंगे कि इन सिंपली सपोर्टेड बीम, इन simply supported beam, in simply supported beam क्या होगा कि जहां भी क्या कहते हैं बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम होता है वो क्या होगा, इन सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम will be represented by the isosceles ट्राइंगल। स्पेलिंग ठीक कर लेना, यहाँ पे ई होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमेशा सपोर्ट में मोमेंट क्या रहता है, 0। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इन केस ऑफ simply supported beam, movement at the support will always equal to the 0, equal to 0। ध्यान रखना, सपोर्ट पे हमेशा क्या होगा, सपोर्ट पे हमेशा क्या होगा, विल बी ऑलवेज इक्वल टू दी 0। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा रिगार्डिंग दी सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू दी पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट, राइट। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी दी थर्ड पॉइंट, क्या होना चाहिए, थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि
जहां पर भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां बेंडिंग मोमेंट रहेगा मैक्सिमम। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा बीम है। और ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम रहता है, जहां शेयर फोर्स अपना क्या करता है, साइन चेंज। लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट will be maximum where shear force change its साइन। नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, राइट। जहां कहीं भी ऐसा होगा वहां अपना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, ध्यान रखना बच्चों, साइन चेंज, जीरो नहीं। बहुत बच्चे गलतफहमी में जीते हैं कि शेयर फोर्स जहां जीरो होता है वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता है। नो, जहां शेयर फोर्स जीरो रहता है वहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहता है। जहां शेयर फोर्स जीरो रहता है वहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहता है। इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पेपर में आता है बहुत बार। देखो दोनों बातों में अंतर है। देखो जब यहां पर हम थे और जब हम यहां पहुंचे तो जरूरी है कि जीरो तो आया ही होगा, क्यों, जीरो तो आया होगा ना। लेकिन बच्चा सोचता है कि सर जीरो जहां होगा शेयर फोर्स वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। नहीं, कैसे पता करें, देखो एज वी नो, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। एज वी नो जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, होता है इंटीग्रेशन ऑफ शेयर फोर्स का मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है तब मुझे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, ठीक हो गई बात। और मैं जानता हूं कि जो शेयर फोर्स होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे आप एक बात बताइए, ध्यान से समझना, अगर शेयर फोर्स मेरा जीरो है तो dm/dx आया मेरा जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मूवमेंट है वो दो पॉइंट के बीच में बदल नहीं रहा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। जब हम कहते हैं dy/dx जीरो के बराबर है तो हम ये भी तो कहते हैं कि y की वैल्यू कांस्टेंट है। y की वैल्यू कांस्टेंट है तभी तो उसका dy/dx जीरो होता है। इसका मतलब मूवमेंट यहां कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है, बात को ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। मूवमेंट कांस्टेंट है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपको दो पॉइंट के बीच के मूवमेंट का वेरिएशन बताता है क्योंकि x की वैल्यू कभी भी एक पे डिपेंड नहीं करेगी, वो x1 से x2 वेरी कर रही है। यानी कि मूवमेंट कांस्टेंट है बिटवीन टू पॉइंट्स, कहां, जहां शेयर फोर्स जीरो है। तो अगर मेरा कोई बीम ऐसा है जहां पे शेयर फोर्स जीरो का मतलब ये है, जहां पे शेयर फोर्स जीरो का मतलब है क्या, जहां पे शेयर फोर्स जीरो यानी कि बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में अगर शेयर फोर्स जीरो है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट को हम जरा डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बच्चा पूरे थ्रू आउट पूरे कोर्स में एक ही डाउट में रहता है इस चैप्टर में कि सर शेयर फोर्स जहां जीरो होता है वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैसे। बुक का जो आंसर है वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन अभी अधूरा है, पहले मैं जरा जो चीज समझाना चाहता हूँ उसको समझा दूं, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। तो जैसे मान लो बच्चों एक कैंटिलीवर बीम है सपोज, और मैंने कहा कि ये मेरा एक यूडीएल है, आधे में लगा हुआ है बस, और एक कैंटिलीवर बीम की लेंथ एल है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो बच्चों बात ध्यान समझने की है, बहुत ध्यान से समझना बात, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि बी और सी के बीच में कोई शेयर फोर्स नहीं है।
बी और सी के बीच में कोई शेयर फोर्स नहीं है, तो बी और सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर होगा तो बेंडिंग मोमेंट होगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही है बात? बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, अगर होगा तो। कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ शेयर फोर्स नहीं है तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट भी क्रिएट नहीं होगा। ये कंडीशन बिल्कुल अलग हो गई। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ वो कंडीशन जहाँ ये वाली चीज वैलिड करती है। ये वाली चीज कहाँ वैलिड करती है कि अगर शेयर फोर्स 0 हो तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। कैसे? कि मान लो एक मेरा कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में मैंने एंड पॉइंट पे क्या किया, एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा दिया। मान लो ये पॉइंट मेरा P है, ये A है। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा? मुझे कोई शेयर फोर्स तो दिखाई दे नहीं रहा बच्चों, कोई शेयर फोर्स है या नहीं? तो जब शेयर फोर्स है नहीं तो शेयर फोर्स 0 हो गया, ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। लेकिन मूवमेंट है कांस्टेंट मूवमेंट, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है ना। और ये जो कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता है ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या होगा, अगर मैं इस बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाऊं, आगे भी देखेंगे इसको, तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा मेरा। ये M होगा और ये भी M होगा, देखेंगे आगे, अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं दो पॉइंट को देख रहा हूं A और B को, और मुझे दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी शेयर फोर्स नजर नहीं आया, और मेरा मूवमेंट क्या है? कंसंट्रेटेड। जो कंसंट्रेटेड उसे कहते हैं जो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर मेरा मूवमेंट बच्चों कंसंट्रेटेड लगा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और वही हमें इक्वेशन भी बताती है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या कोई कांस्टेंट मोमेंट लगा हुआ है? नहीं। सिंपली सपोर्टेड बीम में ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बना था इस टाइप से, ठीक है, और ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था। तो हम यहां डिस्कस कर रहे थे, ये पॉइंट था, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट B था। तो यहां शेयर फोर्स पहले -P/2 था, फिर +P/2 हुआ, और मैंने कहा यहां मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया। ऑब्वियसली जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो कहीं 0 तो आएगा ही ना, कहीं 0 तो आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो पॉइंट के बीच की बात नहीं कर रहा, ये एक ही पॉइंट की बात कर रहा है। ये पॉइंट सेम है, C पे ही हम बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी एक पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 हो, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, जब कभी एक पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 हो और वहां पे अगर शेयर फोर्स अपना साइन भी चेंज कर रहा हो तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, जो इस केस में आ रहा PL/4। समझ में आ गई बात? क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी एक पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 हो और शेयर फोर्स उस पॉइंट पे अपना साइन भी चेंज कर रहा हो, तब हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है उस पॉइंट पे? मैक्सिमम। तो बच्चों ध्यान से समझना, अब जो मैं आपको ये जो कहानी बताई, देखो कभी अगर क्वेश्चन आता है, क्या मान लो क्वेश्चन पूछा गया क्या कि बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन A शेयर फोर्स क्या 0 के बराबर, ऑप्शन B शेयर फोर्स मिनिमम, ऑप्शन C शेयर फोर्स मैक्सिमम, ऑप्शन D नन। तो बच्चों अब ध्यान से समझना, इन चारों ऑप्शन में से कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि शेयर फोर्स साइन चेंज वाली है। ऐसा नहीं दिया गया कि शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, सीधे बोल रहा है 0 मिनिमम मैक्सिमम। तो आंसर हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स जहां 0 होगा, जबकि ऐसा होता नहीं, हम देख चुके हैं शेयर फोर्स जहां 0 होता है वहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट भी रह सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है वो,
वो ये मान के चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट की। अब बात को ध्यान से समझना, अगर ये चौथे ऑप्शन की जगह यहां लिखा होता शेयर फोर्स चेंज इट्स साइन, शेयर फोर्स चेंज इट्स साइन, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाता, आंसर हो जाता डी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, आंसर क्या होता, आंसर होता डी, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि अगर जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा ही करेगा। ये कंडीशन अगर नहीं फुलफिल हो रही है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चनर जो होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो ये ऑप्शन डालता ही नहीं क्वेश्चन में, इसलिए बच्चा थ्रू आउट द सिलेबस कंफ्यूज रहता है इस सवाल में। खासकर उसको यही नहीं पता चल पाता पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, वहां जहां शेयर फोर्स साइन चेंज करता है इसको माना जाए या जहां शेयर फोर्स जीरो होता है, इसलिए वो कंफ्यूज रहता है। तो ध्यान रखना, जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर ऑप्शन में शेयर फोर्स साइन चेंज वाला नहीं है तो जहां शेयर फोर्स जीरो होगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें? फोर्थ पॉइंट आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में बच्चों की जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज PL, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया है। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी द, ऐसे लिखेंगे, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट in case of simply supported beam, the maximum bending moment in case of simply supported beam when it is subjected to beam will be PL/4। किसी किसी किताब में WL/4 भी दिया होता है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना, जहां हमने P फोर्स लिया वहां वो W ले लेता है। विल बी WL/4 या PL/4 when point load at its मिड पॉइंट। समझ में आ रही है बात? ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। These are the point regarding the simply supported beam and we'll have to memorize those points for cracking the any competitive exam। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स है that we have discussed right now। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ठीक। खासकर जो अभी मैंने बताया शेयर फोर्स वाला पॉइंट, कि शेयर फोर्स अगर साइन चेंज करा तो वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ये बात कहता ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया वो पॉइंट। तो बच्चों ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपली सपोर्टेड बीम का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का शेयर फोर्स और
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखेंगे वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने प्रोसीजर इसमें फॉलो किया है, ठीक है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में आपको बच्चों मेहनत करनी है, ये थोड़ा सा मेहनत मांगता है ये चैप्टर, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमें साइन कन्वेंशन ही नहीं समझ में आते, बट जो मैंने आपको बताया है आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी जो भी मैंने अभी तक डिस्कस की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।